उस पर बात करेंगे बाद में। आ जाओ सारे के सारे, लाइक शेयर आप बिना कहे करते रहेंगे, है ना। पॉजिटिव रहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मत सोचिए फालतू का दिमाग में टफ आएगा ये आएगा, पेपर एक सेट स्टैंडर्ड पे ही आता है। 2-4 क्वेश्चन किसी सेक्शन में टफ आ गए तो दूसरे में आसान आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई दुश्मनी नहीं है किसी की आपसे कि फेल कराना है। स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैथ्स पेडागोजी का मैराथन सेशन ना दिखाओ तो जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए 100 से ऊपर पहुंच जाएंगे अपने क्वेश्चंस, मतलब अभी 100 से ऊपर नहीं, अभी हम 35 क्वेश्चंस करेंगे। मैराथन में हम कुछ 40 से ज्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं, उससे पहले हम कर चुके हैं, तो टोटल मिला के कुछ 100 क्वेश्चन है। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। चलिए लाइक शेयर करते रहिए। हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ अभी। मेन पर्पस जो है असेसमेंट का वो लर्निंग इंप्रूव करना होता है, चाहे आपको कोई कुछ भी बताए मोल्ड करके, बट मेन पर्पस असेसमेंट का यही होता है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, फटाफट से करते हुए चलेंगे और शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको ना पता लगा हो कि भाई सेशन शुरू हो चुका है ना। देखो, which of the following cannot be considered as a reason for fear and failure in mathematics, यानी डर का कारण नहीं हो सकता। डर का कारण और फेलियर का कारण मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन जरूर आता है इस पे, फियर या फिर क्या कारण नहीं है क्या कारण है, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो निश्चित आता है इस चीज पे, देखिए एक बार। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रीजन, रीजन कंसिडर नहीं कर सकते हम किसको, फियर और फेलियर का, डर का और असफलता का, मैथमेटिक्स में। देखिए क्वेश्चन फटाफट से, किसको कंसिडर नहीं करेंगे। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, जेंडर डिफरेंस जो है वो डर का कारण नहीं है, ये बात हमें पता होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है बात। जेंडर डिफरेंस डर का कारण नहीं है, लेकिन 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 ये इन्होंने तरीके से पूछना शुरू कर दिया, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को मानते हैं मैथमेटिक्स में कि ये फेलियर का या डर का कारण हो सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है लर्निंग को, क्योंकि जिसको माहौल नहीं मिला, जो बच्चा ऐसे बैकग्राउंड से आता है जहां कैलकुलेशंस का इस्तेमाल है या मैथमेटिक्स का कुछ माहौल है, उस पर फर्क पड़ेगा। जेंडर का कोई वो नहीं है, इनेट भी नहीं है, ये मैथमेटिक्स इनेट एबिलिटी हो रही है, इसको भी नहीं मानते, ठीक। तो सिंबॉलिक नोटेशंस मैथ्स में होती हैं, ये कोई डर का कारण नहीं है। स्ट्रक्चर जो है ये मतलब बेसिकली इनकी वजह से हो सकता है कि मैथ्स की थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज है, ये सारे रीजन हो सकते हैं। बट जेंडर का अलग होना कि लड़कियों को डर लगेगा ही लगेगा, ये कोई कहीं पे भी कोई रिसर्च नहीं कहती है ऐसा। अगर किसी को दिक्कत हो तो शकुंतला देवी का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये लैंगिक भेद जो है, जेंडर डिफरेंस कोई भी कारण नहीं है मैथमेटिक्स में डर लगने का। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, यानी एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है प्राथमिक स्तर पर गणित को पढ़ाने का, बताइए फटाफट से। एनसीएफ से क्वेश्चन आना ही आना है मैथ्स में। ये 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो 10 क्वेश्चन तो पेडागोजी के बिल्कुल सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो, मैथ्स पेडागोजी के। बताइए एक बार फटाफट से आंसर कीजिए, दीजिए जवाब दीजिए। डी ऑप्शन यानी प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग हायर एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स। देखो लॉजिकल थिंकिंग आए बच्चे में, ये भी एक तरीका है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखे, ये भी बात सही है, पार्ट बन जाए बच्चे की लाइफ का, ये बात भी सही है। एनसीएफ की हमने तीनों मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, मैं आपको दिखा भी दूंगी मैथ्स के मैराथन में, और ये तीनों बात सही है। बट हायर एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर करना प्राइमरी लेवल पे, ये मेन उद्देश्य नहीं होगा, है ना, कि उनको अमूर्त चीजों के लिए प्रिपेयर करो। अगर आपने ऊपर के 3 कर दिए ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो अलग से इसको निर्धारित नहीं किया गया कि उनको अमूर्त चीजें दिखाओ, बल्कि कॉन्क्रीट मूर्त चीजों के थ्रू हम सिखाते हैं अगर बात की जाए प्राइमरी लेवल की तो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस, इनमें से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है या प्रक्रम नहीं है, मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है। देखिए एक बार, मैथमेटिकल प्रोसेस कौन सी एक नहीं है, ये हमसे पूछा है, जल्दी से बताओ, तभी जाकर के आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग। चार्जिंग पे भी लगाना जरूरी है, बताइए एक बार। थर्ड का सी मतलब मेमोराइजेशन, बिल्कुल याद करना, रोट लर्निंग, कंठस्थ करना कभी भी आपका किसी भी इवन सब्जेक्ट का उद्देश्य नहीं होता, है ना, इसमें सिर्फ याद करने पे फोकस है। ट्रांसपोजिशन, जो पोजीशन नहीं चेंज करते हम इक्वेशंस में, इधर से उधर लेके जाते हैं, विजुअलाइजेशन, एस्टिमेशन, ये सब मैथमेटिकल प्रोसेस हैं, बट याद रखना या रटना कभी भी मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आता है। एज पर एनसीएफ 2005 द नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, मैंने आपको बताया था जॉर्ज पॉलिया ने 2 तरह के एम बताए हैं, एक है नैरो एम संकुचित उद्देश्य और दूसरा है आपका वाइड या फिर ब्रॉडर एम्स।
तो नैरो एम कौन सा है, कौन सा एक एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग नैरो एम में आएगा, नैरो एम में कौन सा एक आएगा ये पूछा है। टीचिंग मैथमेटिक्स, न्यूमरेसी डेवलप हो जाए बच्चे की, एल्जेब्रा पढ़ा दें हम उसको, कैलकुलेशन एंड मेजरमेंट्स आ जाए, या फिर डेली लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लीनियर एल्जेब्रा। देखो आपके साथ समस्या कहां हो रही है, जो लोग डी ऑप्शन कर रहे हैं आप बहुत जल्दीबाजी में हैं, जल्दी नहीं करनी, बेसिकली जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, तो आप जल्दबाजी करेंगे अगर वो जैसे ऐड आ रहा है आजकल गूगल पे का, टू टीच डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। अरे बहुत अच्छी बात है, पूरा क्यों नहीं पढ़ा, लेकिन रिलेटेड टू लीनियर एल्जेब्रा, बच्चे छोटे हैं और सिर्फ लीनियर एल्जेब्रा क्यों, मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती तब बात बनती। तो ये डी ऑप्शन नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव मत मानिए, ठीक। सिर्फ कैलकुलेशन पे ही न्यूमरेसी रिलेटेड स्किल्स बच्चे में डेवलप हो जाएं, भाई नंबर्स का वो ऐसे इस्तेमाल कर सके कि डेली लाइफ में कुछ वो बेसिकली जो भी यूजफुल मैथमेटिक्स है वो आ जाए उसे डेली लाइफ का। यही तो हमने नैरो एम में पढ़ा भी था कि इकोनॉमिकल या एक बेसिकली एम्प्लॉयमेंट या बेसिक न्यूमरेसी डेली लाइफ में यूज करने लायक उनके अंदर आ जाए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाए, न्यूमरेसी स्किल्स आ जाए। सिर्फ एल्जेब्रा क्यों पढ़ेंगे, कैलकुलेशन मेजरमेंट नहीं, जो भी जरूरी चीजें हैं डेली लाइफ में। इसलिए ए ऑप्शन, समझदार ऑप्शन को, पढ़े लिखे ऑप्शन को पहचानना सीखिए, बाकी के तीनों में ये ज्यादा सुंदर दिख रहा होगा हमें अगर हम समझ पा रहे होंगे। तो अगर हम बात करें तो हमने इस पर डिस्कशन किया था कि एक होते हैं नैरो एम संकुचित उद्देश्य है और दूसरे होते हैं ब्रॉड या हायर एम्स ऑफ मैथमेटिक्स, ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। अगर हम नैरो एम की बात करें तो मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, यहाँ मेन उद्देश्य क्या है, न्यूमरेसी डेवलप हो जाए, नंबर्स इतनी न्यूमरेसी, इतनी गणना उसको आ जाए कि उसका लाइफ में काम चल जाए। ठीक है बात, स्क्रीन तो क्लियर है यार यहां से। These aims emphasizes on turning out employable adults जो कंट्रीब्यूट करें सोशल इकोनॉमिक डेली लाइफ में, काम चल जाए, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस आ जाएं बच्चे को, यही बात थी, मेजरमेंट, फ्रैक्शन, परसेंटेज, ये बेसिक सी चीजें आ जाएं ताकि उसकी लाइफ में जो लिमिटेड यूज है मैथमेटिक्स का वो कर पाए। ठीक है बात, रिफ्रेश कर लो जिनकी स्क्रीन क्लियर नहीं है, यहां से स्क्रीन एकदम क्लियर है। ब्रॉड एम्स क्या हो सकते हैं, बच्चे के थॉट को मैथमेटाइजेशन करना, कैसे सोच पाए मैथमेटिकली, मैथमेटाइजेशन ऑफ हिज और हर थॉट। मैथमेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, लाइफ से रिलेट करके वो मैथमेटिकल लैंग्वेज को समझ करके वो सीख पाए। ठीक है बात, लॉजिकल डिस्कशन, तर्क संगत डिस्कशन हो, लॉजिकल कंक्लूजन्स पे ध्यान दे बजाय कि सिर्फ मान्यताओं के, बिलीफ्स के, एब्स्ट्रैक्टनेस को भी समझ सके, अमूर्तता को भी समझ सके। ये सब एलिमेंट्री की बात आएंगे, प्राइमरी लेवल पे ये उद्देश्य नहीं है हमारे, ये ब्रॉडर लेवल है। सॉल्यूशन एक समस्या का वो फाइंड आउट कर सके, इस चीज को आप कह सकते हैं, हम अपना सकते हैं प्राइमरी पे भी। एनसीएफ के अकॉर्डिंग यदि प्राइमरी लेवल के एम्स की बात करूं तो ये कहते हैं कि जो प्रोग्रेशन है ना वो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना चाहिए, यानी मूर्त से, वो चीजें जिनको बच्चा देखता है अपने आसपास, वहां से आप अमूर्त रूल्स की तरफ उसको लेके जाओ, यानी इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल हम कह सकते हैं। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर। क्यों, क्योंकि प्याजे की यदि हम बात करें तो प्राइमरी का बच्चा कितने साल का होगा बताओ एक बार, एंटर ही करेगा। अगर मैं बात करूं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में तो हम कहेंगे तो उस टाइम पे उसको कॉन्क्रीट यानी मूर्त चीजों को, टच और फील करने वाली चीजें जो वो देख सकता है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम पढ़ाएं तो जल्दी समझेगा। ठीक है बात। अगर मैं बात करूं तो न्यूमरेसी इंपॉर्टेंट है बच्चे में, गणन शक्ति आ जाए, न्यूमरेसी स्किल्स आ जाए। दूसरा कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ले जाएं, नॉन नंबर एरियाज जो नंबर के अलावा शेप्स वगैरह के थ्रू हम उसको सिखा पाए, है ना, शेप हुआ, ज्योमेट्री जैसी कुछ चीजें हुई, ऐसी मेजरमेंट ऑफ डेटा, ये सब हम कर पाए, आगे बढ़ेंगे। ये आपको हेल्प करेगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स और एनसीएफ के अकॉर्डिंग, ये कोई भी गायब नहीं कर सकता। 5 से 10 साल बिल्कुल कहेंगे हम उसकी उम्र, तो वो ये कोई भी गायब नहीं कर सकता आपके। बेसिकली कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होता है प्राइमरी वाला बच्चा, तो मैं वही कह रही थी, कॉन्क्रीट चीजों के थ्रू, मूर्त चीजों के थ्रू उसको सिखाएंगे। ये फंडे हैं जिनको आप याद रखेंगे तो दिमाग चलेगा वहां। फ्रॉम द यूनिट ऑफ शेप्स, शेप्स की यूनिट से, शेप मतलब आकार, चाहे वो ये वाली आकृति हो, ये वाली आकृति हो, है ना, शेप्स की यूनिट है, चैप्टर है, यूनिट है, उसके अंदर कुछ चीजें होंगी। टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक और ड्रॉ एनी पिक्चर बाय यूजिंग शेप्स। इन शेप्स का इस्तेमाल करके कोई नई पिक्चर या कुछ ड्रॉ करने को कहा है। बच्चे ने क्या किया, ठीक है कर देते हैं, बच्चे ने कहा ठीक है कर देते हैं, इसको रखा यहां, इसको रखा यहां और इसको रखा यहां, बना दिया कुछ। क्या है ये, क्रिएटिंग है, एप्लीकेशन नहीं है ये। टीचर ने ये नहीं सिखाया कि सिर्फ सर्कल कैसे बनाना है और बच्चे ने सर्कल बना के दिखा दिया, तब तो ये एप्लीकेशन होता।
बट शेप्स के टॉपिक से खुद उसको कुछ नया बनाना है, दैट मीन्स क्रिएटिंग है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी तो याद होगी, तो क्या है, क्रिएटिंग है, सिंथेसिस है। अगर मैं कहूं तो अगर सिर्फ अप्लाई करके शेप्स बनाना सिखाते तो एप्लीकेशन हो जाता। समझ पा रहे हो बात को? बेसिक बेसिक चीजें हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी पे आ जाओ, एक बार रिवाइज कर लो, पूछा जा सकता है। अगर सिर्फ डिफाइन करने की बात करें, कोई रूल याद रखने की बात करें, तो नॉलेज का लेवल होगा। समझने की बात करें किसी चीज को, अंडरस्टैंडिंग की, तो कॉम्प्रीहेंशन का लेवल होगा कि बच्चे ने रूल समझ लिया या कैसे करते हैं वो समझ लिया। अब बच्चा खुद से करके देखता है किसी क्वेश्चन को जिसका रूल उसने सीखा था, तो एप्लीकेशन हो गया। एनालिसिस, कोई प्रॉब्लम उसने सॉल्व की और उसको देखता है कि यहाँ कहाँ गलती हुई। सिंथेसिस में वो खुद कुछ क्रिएट करेगा नया, और इवेल्युएशन में जजमेंट करेगा टीचर। ठीक, ये हुई पुरानी टैक्सोनॉमी। अगर मैं बात करूं नई टैक्सोनॉमी की, तो कई बार नई टैक्सोनॉमी दिखा देता है, कई बार पुरानी टैक्सोनॉमी दिखा देता है। 1956 की यदि बात करें तो इसमें नाउन वर्ब, नाउन की फॉर्म थी, आज की डेट में वर्ब की फॉर्म है। ठीक, तो क्रिएटिंग हाईएस्ट है यहां पर। ठीक, रिमेंबरिंग यानी जिसमें याद रखना हो, अप्लाई यानी एप्लीकेशन, जो आपने सिखा दिया है यदि उसको अप्लाई करे तो एप्लीकेशन। और अगर मैं बात करूं जो वो खुद के दिमाग से कुछ नया क्रिएट करे तो सिंथेसिस या क्रिएशन। बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी है जिसमें 3 चीजें हैं। कैप से आपको याद भी कराया हुआ है, बताओ कैप की फुल फॉर्म। कॉग्निटिव यानी दिमाग से रिलेटेड स्किल्स, जिसमें थिंकिंग वगैरह आएगा। ए फॉर अफेक्टिव यानी उसके संवेग, उसके फीलिंग से रिलेटेड। और पी फॉर साइकोमोटर यानी फिजिकल एक्टिविटीज। समझ पा रहे हो बात को? बीएस ब्लूम अपनी टैक्सोनॉमी में कहते हैं, कल रात को भी हमने डिस्कस किया था। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं रात को 10 बजे डिस्कस कर लूंगी। अभी पहले प्लीज ये क्वेश्चंस कर लीजिए, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट मैपिंग इन मैथमेटिक्स? मैपिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक आध क्वेश्चन दिख जाता है मैपिंग से। मैपिंग के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है? मैपिंग के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है? कुछ कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे अभी 10 बजे, टेंशन क्यों लेते हो? मैपिंग के बारे में, मैपिंग में क्या रिलेटेड है, शेप्स वगैरह आती हैं, है ना। तो मैपिंग प्रमोट्स प्रोपोर्शनल रीजनिंग। हाँ बिल्कुल, प्रोपोर्शन में कहां से कितना कितना इस शेप होनी चाहिए, कितना छोटा हो कितना बड़ा हो, आकृतियों को वो पहचान पाएगा, है ना। मैपिंग इज नॉट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम, ये गलत है, क्योंकि मैपिंग जो है वो बिल्कुल पार्ट है मैथमेटिक्स करिकुलम का। जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, जो हम शेप्स की बात कर रहे थे, नॉन नंबर यूनिट्स की, वो सब यहीं आ रहे हैं। मैपिंग कैन बी इंटीग्रेटेड इन मैनी टॉपिक्स। हाँ, बहुत सारे टॉपिक्स में स्पेशल स्पेस, जो शेप साइज के बारे में उसकी समझ है, जैसे इस बार आया था कि ड्रॉ करना है बच्चे को बॉटल के ऊपर वाला हिस्सा, तो ये स्पेशल थिंकिंग उसकी अच्छी होगी, मैपिंग उसकी अच्छी होगी। ठीक, तो ये गलत है कि ये आपके करिकुलम में ही नहीं है। 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस? कौन सी एक मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है भाई, जिसमें रटना पड़े, जिसमें याद रखनी पड़े चीजें, वो क्या है? मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है। सिंपल बात है ना, क्लियर है ना ये बात? तो याद रखना मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है, ये तो कर भी चुके हैं शायद हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट? अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट होते हैं कुछ, जब बच्चा नंबर्स की समझ बनाता है प्री प्राइमरी में, तो वो कुछ अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट को सीखना शुरू करता है ना। तो अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट कौन सा नहीं है? नॉट पूछा है, नॉट नॉट नॉट, जल्दी बताओ। इसका जो ऑफिशियल आंसर है वो मेजरमेंट है। अभी आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट टाइम ही पूछा है, मेजरमेंट। कंजर्वेशन में फिर भी उसको आइडिया रखना पड़ेगा, एक क्लासिफिकेशन भी है, क्लास इंक्लूजन भी है, ठीक है, मेजरमेंट है इसका। ये आप देख सकते हैं कुछ प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स हैं। बच्चा मैचिंग 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, मैचिंग 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या है वो देखेगा। मान लो एक कोई दाना रखा है तो 1 के साथ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस मैचिंग करके वो सीख रहा है। ये प्री नंबर कॉन्सेप्ट है कि उसको बता रहे हो आप 1, ये क्या है 1, तो 1 से 1 को मैच कर लिया। 2 बच्चे देखे तो उसने कहा 2, मतलब 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी जितने नंबर हैं उसके साथ की कुछ वस्तु, कुछ कॉन्क्रीट मटेरियल का यूज करके वो नंबर को सीख रहा होगा। ठीक, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं इसको। ठीक, कंपैरिजन, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये सारी चीजें वो कंपेयर करेगा। सॉर्टिंग जो है, क्लासिफिकेशन टाइप्स कह सकते हो आप इसको, कि किस कैटेगरी में, मान लो कोई एक चीज है कि ये चॉकलेट की कैटेगरी हो गई, ये फलाने की कैटेगरी हो गई, ये शेप है तो ये गोल वाली कैटेगरी है, सर्कल अलग, ट्राइंगल अलग, ये क्लासिफिकेशन हो गया एक तरीके से। ऑर्डरिंग है वो सीक्वेंस में लगा पाएगा, आरोही अवरोही क्रम में लगा पाएगा। ये सब प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स में ही आते हैं, और हमने अभी देखा कि ये सारी चीजें यहां थी, इसलिए कंजर्वेशन को भी हमने डाला, क्लासिफिकेशन को भी, क्लास इंक्लूजन को भी, मेजरमेंट यहां नहीं है। आगे बढ़ेंगे। As per the recommendation of NCF 2005, primary school mathematics curriculum should,
यानी एनसीएफ की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग प्राइमरी मैथमेटिकल जो मैथमेटिक्स का करिकुलम है, पाठ्यचर्या है, उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए। भाई एनसीएफ की 5 चीजें अगर आपने दिमाग में बिठा ली तो 99% चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वो 5 गाइडलाइंस जो हैं कि एक तो रियल लाइफ से कनेक्ट करना है ना, रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना है, रटने को, फ्लेक्सिबल बनाना है एग्जामिनेशन सिस्टम को, है ना, और क्या करना है, बच्चे की रियल लाइफ से तो जोड़ ही रहे हो, आउटसाइड जो उसकी दुनिया है उससे आप जोड़ रहे हो, ठीक, उसको एक ऐसी नर्चरिंग आइडेंटिटी बनाना है जो समाज से रिलेट कर पाए। ये बेसिक सी चीजें हैं जो एनसीएफ कहता है अपनी 5 गाइडलाइंस में। उन्हीं में से अगर हम देखें तो प्रोसीजरल नॉलेज, बिल्कुल रिगर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स रटवा दो नहीं। प्राइमरी का बच्चा है, डेली लाइफ जो एवरीडे लाइफ है उसकी, चाहे वो किसी शॉपकीपर के पास जाता हो, चाहे वो चॉकलेट खरीदता हो, उस रियल जिंदगी से जोड़ना है नॉलेज को, ठीक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इज, यानी मुख्य उद्देश्य क्या है मैथमेटिक्स की एजुकेशन का, गणित की शिक्षा का, बताइए एक बार मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, फटाफट से बताइए। यूजफुल कैपेबिलिटीज, हाँ ठीक है, अंडरस्टैंड ठीक है, फॉर्मुलेट कर ले, ये मेन गोल हो जाएगा, जी नहीं। मेन गोल होगा टू डेवलप चिल्ड्रंस एबिलिटीज फॉर मैथमेटाइजेशन, बच्चे की क्षमताएं बेहतर हों कि वो जो गणितीय प्रतिभाएं हैं। मैंने आपको एक चीज कही थी, डेविड व्हीलर ने कहा है आई थिंक कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स, रेदर इट इज इंपॉर्टेंट टू मैथमेटाइज द थॉट ऑफ द चाइल्ड, मतलब उसकी जो सोच है उसमें गणित भरे, ठीक है, गणितीय ढंग से वो सोच पाए, लॉजिकली वो सोच पाए, कॉन्सेप्चुअली वो सोच पाए। तो मैथमेटाइजेशन की एबिलिटी को बेहतर करना जरूरी है, ये गोल होना चाहिए मेन। हाउ विल यू केटर टू दी, अगर ऐसा हो गया तो बाकी टॉपिक्स तो वो सीख ही लेगा। हाउ विल यू केटर टू द नीड्स ऑफ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लासरूम इन एन इंक्लूसिव क्लास या स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां विजुअली हो या ऑडिटरी लर्नर्स हो, सब तरह के बच्चों को इंक्लूड किया गया है, वहां आप विजुअली चैलेंज्ड बच्चों की जो नीड है उसको कैसे फुलफिल करेंगे। विजुअली चैलेंज मतलब जिनको देखने में समस्या है या बिल्कुल ही नहीं देख सकते, डिपेंड करता है ना। लाइक शेयर करते रहिएगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाइएगा पेपर में, बहुत ज्यादा इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना। देखो, मेक देम सिट विद हाई अचीवर्स, इससे क्या होगा कि मतलब ज्यादा नंबर लाने वालों के साथ बैठा दिया, बच्चे को देखने में समस्या है, हम कह रहे हैं पढ़ाओगे कैसे, ये अपने अलग ही राग लाप रहे हैं, ये कह रहे हैं हाई अचीवर के साथ बैठाओ, तो ऐसे क्वेश्चंस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डाले जाते हैं, है ना। फिर अगर हम बात करें यूज ऐसे ऑप्शंस जो हैं वो सिर्फ डिस्ट्रैक्टर का काम करते हैं। यूज ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज, हाँ ये बात तो सही लग रही है, स्पेशल एजुकेटर ले आओगे या फिर एक्स्ट्रा टाइम दोगे प्रैक्टिस के लिए। यार आप एक नॉर्मल टीचर हो, आप भी तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेके आए हो 2-4 अक्षर की, या नहीं, या हर चीज के लिए स्पेशल एजुकेटर ही आएगा। कोई बहुत भारी ऐसी समस्या जिसको आप डील नहीं कर सकते, देन यू विल गो टू द स्पेशल एजुकेटर। तो यहां हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो है कि आप ऑल्टरनेटिव टीचिंग लर्निंग रिसोर्स का यूज करोगे, ऐसा रिसोर्स जिसको बच्चा टच और फील करके सीख सके, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव मैथमेटिक्स पेडागोजी, यानी प्रभावी गणितीय अध्यापन का, मतलब मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ाने का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है या विशेषता नहीं है। देखो, नॉट वाले क्वेश्चन, लीस्ट वाले क्वेश्चन, एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन, मैंने बहुत बार कहा है, लगभग हर दूसरे सेशन में, कान खड़े कर लेने हैं ऐसे 3 इडियट वाले और बहुत ध्यान से आंसर करने हैं। ऐसे क्वेश्चन 90% आसान होते हैं, बट हम उनको पढ़ने के चक्कर में गलत कर देते हैं, है ना। तो कौन सी एक विशेषता नहीं है अच्छे मैथमेटिकल पेडागोजी की, पढ़ाने की। वेरियस टीचिंग लर्निंग मटेरियल तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी विशेषता है। फॉलोइंग स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन जस्ट इसका उल्टा घुमा के आया था, आपको बस स्मार्ट होना पड़ेगा लैंग्वेज समझने में, नहीं तो उनके पास ज्यादा टॉपिक है नहीं मैथ्स पेडागोजी में बदलने को। तभी मैं कहती हूँ जितना करा दिया है ना अब तक मैथ्स पेडागोजी में, 15 में से 10 क्वेश्चन फंस जाएंगे अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लो तो। कैसे? ये क्वेश्चन आपको अगर किसी को याद आ रहा हो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा एक इफेक्टिव तरीका है, तो इफेक्टिव तरीका है कि फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे आप टाइम टेबल में जब भी नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करें। स्ट्रिक्ट टाइम टेबल कभी नहीं रखना अगर आप नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि नहीं इतने ही घंटे में खत्म कराना है, तो बच्चे को समझ में आए ना आए आप तो पढ़ा के चले जाएंगे। तो स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करना यहाँ प्रॉब्लम है, इसीलिए फ्लेक्सिबल टाइम टेबल की बात हुई थी एनसीएफ में, आपको याद आ रही हो बातें तो देखो कनेक्ट करना पड़ेगा, पेपर में रट के जाने से कुछ नहीं होने वाला। फिर है फोकसिंग पैटर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी फोकस करें हम पैटर्न पे। हाँ ये तो सही बात है, बच्चे कैसे सीखते हैं, कनेक्ट करेंगे रियल लाइफ से, तीनों बातें सही हैं, बट सिर्फ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल की जगह फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है टाइम टेबल में। ये बात समझ लोगे तो हेल्प करेगी पेपर में। आगे बढ़ेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज लर्निंग रिसोर्सेज फॉर विजुअली चैलेंज्ड इन अ मैथमेटिकल क्लासरूम। भाई इंक्लूसिव एजुकेशन पे 1 से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ना हर एक सब्जेक्ट में। तो एक ऐसा बच्चा है जो विजुअली चैलेंज्ड है, जिसको देखने में समस्या है, उसके लिए क्या करोगे? एक सिंपल सी बात है, टैक्टाइल मटेरियल का यूज करोगे। टैक्टाइल मटेरियल क्या होता है? टच एंड फील करना पड़े जहां उसको, क्योंकि देख नहीं सकता ना बच्चा, देखने में प्रॉब्लम है। जब देखने में प्रॉब्लम है तो आंखों को छोड़ के बाकी के 4 सेंसेस का इस्तेमाल कराओगे, क्योंकि सीख तो हर कोई सकता है, बस मेथड आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। आपको अपने मेथड में परिवर्तन करना है, ना कि बच्चे में। सिंपल बात है। नंबर चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। देखो नंबर चार्ट जहां आ गया, इसका मतलब सिंपल बात है, ये विजुअली चैलेंज्ड बच्चे के लिए ठीक नहीं है। नंबर चार्ट क्या होता है? वो जो 1 2 3 4 1 से लेके 100 तक गिनतियां लिखी हुई हैं एक टेबल बना करके। अब जिसे देखने में दिक्कत है वो नंबर चार्ट का कहां इस्तेमाल कर पाएगा? समझ रहे हो बात? तो नंबर चार्ट तो नेगेटिव है, तो हमें अगर एलिमिनेट करना आ जाए ऑप्शंस में से, तो फिर तो नंबर हमारे आएंगे ही आएंगे ना। हमने देख लिया यहां भी नंबर चार्ट है। कंप्यूटर ठीक है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग या ब्रेल के थ्रू आप कंप्यूटर से सिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जियो बोर्ड भी टच वाला होता है, मैंने आपको मैराथन में कराया था। जियो बोर्ड टच करना होता है, उसमें शेप्स सिखाते हैं जियो बोर्ड के थ्रू, कीलें लगी होती हैं जिनको टच करके वो पता लगा सकता है शेप क्या है। कंप्यूटर भी सही है, ये भी सही है, जियो बोर्ड भी सही है, ठीक। टाइलर्स, अबेकस, हाँ अबेकस में तो बीट्स होती हैं, उनको टच कर सकता है बच्चा। जियो बोर्ड में भी टच कर सकता है। कंप्यूटर तो अपने आप में एक इंक्लूसिव चीज है, उसमें तो सारी चीजें होंगी, हो जाएगा। कंप्यूटर, नंबर चार्ट, ये नंबर चार्ट में प्रॉब्लम है। फ्रैक्शन किट ठीक था, नंबर चार्ट में प्रॉब्लम है। हर जगह नंबर चार्ट है, सिर्फ एक ऑप्शन है जहां नंबर चार्ट नहीं है। अगर आपको बिल्कुल इसका आंसर नहीं पता था ना, और थोड़ा सा इंक्लूसिव एजुकेशन पता था, 1 नंबर आप यहां भी ले आते। ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलते हैं पेपर में, बस आप स्मार्ट होने चाहिए इतने के यूज कर पाओ। पेपर नहीं रुकेगा इन चीजों से। फिर टाइलर्स, अबेकस, जिसको टच फील कर सके, कंप्यूटर में कंप्यूटर एडेड लर्निंग होती ही है, और जियो बोर्ड तो टच करके सीखा जाता है। अगर यहां सुनने से रिलेटेड बात होती, कोई बच्चा जिसको सुनने में प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए आप विजुअल मटेरियल, आवाज अपनी क्लियर रखते, है ना, ये सारी एक्टिविटीज होती। ऑडियो कोई रिकॉर्डिंग यूज करा सकते थे, नहीं ऑडियो रिकॉर्डिंग तो उसके लिए नहीं कराओगे क्योंकि सुनने में ही प्रॉब्लम है। उसके अलावा सुनने के सेंस के अलावा बाकी सेंसेस पे काम करोगे। जैसे यहां देखने के अलावा टच एंड फील पे ध्यान है, ऑडियो रिकॉर्डिंग पे ध्यान है, जो कि कंप्यूटर के थ्रू हो सकती है। देखो इसका सिंपल सी बात है, जहां आप मान लो जिस भी सेंस में प्रॉब्लम है बच्चे के, जिस भी सेंस में प्रॉब्लम है, यदि उसके सुनने के सेंस में प्रॉब्लम है तो उसको छोड़ के बाकी सारे अपनाओगे तरीके। अगर देखने में प्रॉब्लम है तो देखने को छोड़ के बाकी सारे तरीके अपनाओगे। चलने में प्रॉब्लम है तो बाकी सारे तरीके अपनाओगे। जहां प्रॉब्लम है उस सेंस को छोड़ के बाकी सेंसेस पे ध्यान दोगे, इंक्लूसिव एजुकेशन बन जाएगा। क्वेश्चन की बात कर रही हूं मैं, ठीक है बात। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। मोना, अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट नहीं है मेजरमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। राशि अगर छोटा सिग्नेचर है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, टेंशन ना लिया करो इतनी। अब तो पेपर दे के आओ, एडमिट कार्ड आ गया, इतना मत सोचो, इतना कोई आपके एडमिट कार्ड पे ध्यान नहीं दे रहा कि छोटा है सिग्नेचर के बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स? इस क्वेश्चन पे बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं, और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सोशियो इकोनॉमिक या सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। ये बिल्कुल क्लियर आंसर है, ये हमें देखने में लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, और वो 3 बार दे चुके हैं 2 अलग अलग पेपर में। तो इसको अगर किसी ने जेंडर बताया हो या फिर नेचर ऑफ मैथमेटिक्स बताया हो तो वो गलत हो जाएगा। यहां पे एक और क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें इनेट एबिलिटी ऑफ अ पर्सन नहीं है, ठीक, फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक, सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अगर कोई बच्चा है जिसके घर में कोई दुकान है तो उसका कैलकुलेशन अच्छी होगी ऑटोमेटिकली, तो या जैसा बच्चे को माहौल मिल रहा है वो मदद करेगा बच्चे को मैथमेटिक्स सीखने में। तो यहां इस चीज को नेगेटिवली नहीं पॉजिटिवली देखना है। तो इसका आंसर यही होगा, बी ऑप्शन, 110% ऑफिशियल आंसर है, और गलत नहीं है ये वैसे भी, अगर आप लॉजिक भी लगाओगे तो अंडर अचीवमेंट का कारण ये हो सकता है कि माहौल ही ना मिला हो बच्चे को। वैन हील्स लेवल्स रेफर्स टू स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ। वैन हील की जो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग है, इस पे हमने बात की थी, पूछा है किसके डेवलपमेंट के लिए वैन हील का मॉडल हेल्पफुल है, किसके डेवलपमेंट के लिए वैन हील का मॉडल हेल्पफुल है। सिंपल बात है, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के लिए, शेप्स वगैरह की बात करता है ना ये, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के लिए, ज्यामितीय विचार या चिंतन के लिए, ठीक है। इसमें अगर हम लेवल की बात करें इस वैन हील के मॉडल में, यहां तक क्वेश्चन इसमें 3 लेवल तक आते हैं। एक तो विजुअलाइजेशन, आपने देखा, बच्चे ने देखा ये भी गोल है, उसने कोई ओवल चीज देखी उसको भी गोल ही मान लिया, इसको
अलग अलग शेप देख के वो विजुअलाइज कर पाता है, उसको उसकी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, बट उसको पता है अलग अलग शेप्स होती हैं, तो अलग अलग क्लासेस हो सकती हैं और शेप्स होती हैं, ये उसको पता है। एनालिसिस में उसको प्रॉपर्टीज पता होंगी प्रॉपर, कि ये जो है ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं या चारों साइड इक्वल हैं, स्क्वायर है, तो एनालिसिस में प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी देख के पहचान पाता है तो एनालिसिस के लेवल पे है। सिर्फ शब्द देख करके विजुअलाइज कर पाता है तो विजुअलाइजेशन के लेवल पे है, 0 लेवल कहेंगे इसको, 1 कहेंगे एनालिसिस को। इनफॉर्मल डिडक्शन है जब प्रॉपर्टीज में रिलेशनशिप भी फाइंड आउट कर सके कि रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, बस इतना ही पूछा जाता है, डिडक्शन पूछता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। A teacher of class second asks her students to write 4 ones and 3 tens. 4 ones and 3 tens. समझ पा रहे हो बात को या नहीं? 4 ones and 3 tens. भाई इकाई की जगह पर 4 लिखना था और दहाई की जगह पे, टेंस की जगह पे 3 लिखना था। बच्चे ने उल्टा लिख दिया, इसको 43 लिख दिया। अब आप एज अ टीचर इस कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर कराओगे, बताइए कैसे क्लियर कराओगे इस कॉन्सेप्ट को आप एज अ टीचर, फटाफट से बताइए। तालिब असम कह रहे हैं कि मैम एक्सप्लेनेशन मत दो, हमें तो ट्रिक बता दो, ट्रिक। ट्रिक वाले पास भी नहीं होते, रोते रहते हैं आके। ट्रिक भी जब ही काम आती है जब आपकी बुद्धि में कुछ हो पहले से। एक दिन पहले पेपर क्लियर करेंगे, वाह। ट्रिक, यहां पे पेडागोजी में ट्रिक्स तभी समझ आती हैं जब एक्सप्लेनेशन समझ में आए। देखो एक बार शाम को बात करेंगे और ट्रिक पे। अ टीचर ऑफ क्लास 2 आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू राइट, सिंपल है यार, आप क्या करोगे, आप कहोगे भाई अबेकस पे रिप्रेजेंट करके दिखा दो इसको। अबेकस पे तो मल्टीप्लिकेशन ये सब सिखा सकते हैं ना, कि 34 रिप्रेजेंट करके दिखाओ अबेकस पे, उसको अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, 5 बार आंसर लिखने से कुछ नहीं होने वाला। इन क्वेश्चन से आप डरो ना पेपर में, इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूं, क्योंकि पेडागोजी है ये मैथ्स की। मैथ्स जिसका वीक भी है वो भी पेडागोजी में 15 में से 10 तो ले आएगा एटलीस्ट, और 5 नंबर 7 नंबर थोड़े बहुत उल्टा सीधा करके भी ले आओगे तो 20 नंबर से ऊपर तो आ जाएंगे कम से कम, 15 से तो ऊपर ही आएंगे मैथ्स में भी। क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते आपके कोई भी टॉपिक छोड़ दो कि मैथ्स छोड़ देते हैं पास हो जाएंगे, वो जमाने गए। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर एनसीएफ 2005? इनमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है प्राइमरी के करिकुलम का? आंसर कीजिए फटाफट से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अगर आपकी, आप क्या कहें इसको, डेस्टिनी कह लीजिए, किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है आ भी जाए। इसमें क्या है, कभी यहाँ पे रेशो दे देगा, कभी यहाँ एंगल दे देगा, कभी यहाँ कुछ और दे देगा, अलजेब्रा, जो मन करेगा, और 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो होंगे प्राइमरी लेवल पे। तो जहां पे भी शेप्स से रिलेटेड बात आए, नॉन नंबर कॉन्सेप्ट्स की बात आए, वो आप समझ जाना वो प्राइमरी पे होंगे। टेसिलेशन मैंने आपको बताया था, जो पैटर्न बना दिया जाता है बिल्कुल सेम आकृतियों को जोड़ जोड़ करके, वो होता है प्राइमरी लेवल पे। सिमेट्री होता है, कोई भी 2 चीज को अगर हम हाफ करें तो दोनों साइड इक्वल आ जाएं, सेम आ जाएं, पैटर्न्स होते हैं। लेकिन रेशियो जो है ये प्राइमरी पे नहीं है, एंगल जो है ये प्राइमरी पे नहीं है, ऐसे ऐसे चैप्टर्स नहीं है प्राइमरी लेवल के लिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एबिलिटी टू कंजर्व डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन मेजरमेंट। देखो मेजरमेंट टॉपिक है प्राइमरी लेवल पे, ये नहीं कहा मैंने मेजरमेंट टॉपिक नहीं है, वो क्वेश्चन अलग था जिसमें हमने मेजरमेंट की बात की थी। समझा करो बात को, देखो जल्दी। रीडिंग की सब स्किल पूछ रहा है कोई कमेंट करके। रीडिंग की सब स्किल है प्रिडिक्टिंग, इन्फरिंग। प्रिडिक्टिंग में क्या होता है, आप अनुमान लगाते हो आगे क्या होगा। इन्फरिंग में आप निष्कर्ष निकालते हो कि क्या हुआ। टेक्निक्स हैं स्कैनिंग, स्कीमिंग, देख लो पुराने वीडियोस यार, एक ही दिन में सीखोगे। भाई सिंपल बात है, जो वेट का कंजर्वेशन है वो पहले आ जाएगा किससे, वॉल्यूम के कंजर्वेशन से। वेट की जो समझ है वो वॉल्यूम से पहले आ जाएगी। कैसे, नंबर पता होगा तभी तो वेट कह पाएगा कि वो 40 किलो है या 30 किलो है, नंबर का तो पता होगा उसे। तो हम कहेंगे वेट का कैसे, हल्का और भारी का तो उसको पता है ना, हैवी क्या है और लाइट क्या है, उसको ये तो पता है ये पेन हल्का है इस फोन से, तो उसको वेट का कॉन्सेप्ट तो पता है। लेकिन दिक्कत यहां कहां आती है, 200 ml पानी है एक ग्लास में और 200 ही ml पानी है एक बड़ी बॉटल में। इस ये चीज की जो समझ है ये बाद में आती है। बच्चा हल्का और भारी का कॉन्सेप्ट तो समझने लगता है, ज्यादा और कम का कॉन्सेप्ट तो समझने लगता है, लेकिन वॉल्यूम जो है उसका कॉन्सेप्ट बाद में आएगा। तो इसलिए आंसर ए है इसका। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ शेप्स इज नॉट डेल्ट विद प्राइमरी लेवल या डेल्ट एट प्राइमरी लेवल? कौन सा एक एस्पेक्ट प्राइमरी लेवल पे
डील नहीं किया जाएगा शेप्स का, यानी आकृतियों का कौन सा एक एस्पेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा प्राइमरी लेवल पे? आंसर कीजिए। अभी हमने बात की थी एंगल नहीं पढ़ाया जाएगा। ये 3 टॉपिक तो दिमाग में बिठा लो, सिमेट्री हुआ, टेसिलेशन हुआ, पैटर्न हुआ, मेजरमेंट हुआ, डेटा कलेक्शन हुआ, ये सब हैं। डेटा हैंडलिंग, कलेक्शन नहीं, डेटा हैंडलिंग, ये सब मैंने अभी एनसीएफ में दिखाया था आपको, वो है। एंगल नहीं है प्राइमरी लेवल पे, रेशो नहीं है प्राइमरी लेवल पे, रेशो एंड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, which of the following teaching learning resources would be the most appropriate to teach the concept of addition of 2 decimal numbers? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। क्या है कि कौन सा एक टीचिंग लर्निंग रिसोर्स यानी TLM सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन यानी जोड़ना सिखाने के लिए, या मल्टीप्लिकेशन भी होता ना यहाँ, अगर आंसर ये ऑप्शन, तब भी आंसर सेम हो जाता। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स भी होता, डेसिमल नंबर्स स्पेशली, जो दशमलव की संख्याएं होती हैं, उनको जोड़ेंगे कैसे, उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट या 99% केसेस में जो आंसर होता है सीटेट में, और तरीका भी इसका बेस्ट ही है, ग्राफ पेपर के थ्रू आप बच्चे को समझा सकते हो। इसके थ्रू ग्राफ पेपर या फिर टाइलिंग वगैरह के थ्रू, अगर 2 चीजों का एरिया सेम दिखाना हो तब भी ग्राफ पेपर और टाइलिंग का यूज कर सकते हो, है ना। डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन वगैरह हो तब भी ग्राफ पेपर का बहुत यूज होता है। मल्टीप्लिकेशन एडिशन नॉर्मल नंबर्स की अबेकस के थ्रू जल्दी से हो जाएगी स्पीड में। जियो बोर्ड आकृतियों के लिए है, शेप्स के लिए, पढ़ाने के लिए, ठीक है, एडिशन वाली बात नहीं हो रही है। बीट्स एंड स्ट्रिंग वही आपके नंबर कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए हो सकती हैं। तो ग्राफ पेपर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याओं को सिखाने के लिए, उससे रिलेटेड कुछ भी बात हो तो ज्यादातर चांसेस है जब आपको समझना आ रहा हो आप ग्राफ पेपर के साथ जा सकते हैं पेपर में। ट्रिक है ये। आगे बढ़ेंगे, ये आप देख रहे हैं ग्राफ पेपर, क्योंकि पॉइंट्स में भी आप देख सकते हो ना ग्राफ पेपर पे, सिंपल बात है। Which of the following is not true with respect to the learning of mathematics? मैथमेटिक्स सीखने के विषय में कौन सी एक बात सही नहीं है? अब इस तरह के टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को कोई नहीं हटा सकता पेपर से। देखो एक बार, मैथमेटिक्स सीखने के बारे में कौन सी एक कहानी ठीक नहीं है, जल्दी बताइए। लाइक कर दो सभी। अंजू मीना कह रही हैं, और रेड वाले इमोजी भी भेज रही हैं। सही कह रहे हो अंजू, वैसे आप 20,000 लोग देख रहे हैं, 20,500, 20,500 लोग, 13,000 लोगों ने लाइक किया। आज ज्यादा टेंशन में है पढ़ाई की, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक्स मैम टू हेल्प टू फील कॉन्फिडेंट। अभी तो शाम को भी मिलेंगे। कॉन्फिडेंस तो शिता जो भी नाम है आपका हो जाएगा बूस्ट। कॉन्फिडेंस की कमी थोड़ी है यार। बताओ एक बार, कॉन्फिडेंस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ एक बार कौन सी एक बात सही नहीं है। अब आप लोग सी आंसर कर रहे हो और यही गलत है। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, ये मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम की जड़ हो सकती है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। यदि बच्चे को बैकग्राउंड ठीक नहीं मिला है तो यहाँ मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा कंसीडर कर रहे हैं लोग। मैं नहीं कह रही हूँ अपनी मर्जी से। 2 से 3 आंसर्स में देख चुकी हूँ, आंसर की यही मानती है और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है अगर देखा जाए तो। इन जनरल हम वैसे ध्यान नहीं देते जब हम पेडागोजी पढ़ते हैं इस चीज पे। टीचर्स बिलीव्स अबाउट लर्नर्स हैव, बिल्कुल टीचर की जो एक्सपेक्टेशन है वो बिल्कुल इंपैक्ट करेगी बच्चे की लर्निंग को। इनेट होती है, ये बात गलत है कि इनेट होती है। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन आता है कि एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स या एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स, फिर ये बात ठीक नहीं हो पाएगी ना। अगर इनेट कह दिया आपने तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ जिनके अंदर आंतरिक क्षमता है मैथ्स को सीखने की वही सीखेंगे, बाकी लोग तो नहीं सीख पाएंगे और यही भसड़ हो जाएगी, है ना। मतलब ये कहना गलत है कि इनेट एबिलिटी है, क्योंकि हर कोई मैथमेटिक्स सीखता है, फिर ये बात गलत हो जाएगी। समझ पा रहे हो बात को? इसलिए सी ऑप्शन सही है, इसको माना है उन्होंने। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, सिखाया कैसे है, ये भी मैटर करेगा। इसलिए सिर्फ ए ऑप्शन में कमी है, ये सही नहीं है कि इनेट होती है एबिलिटी। क्यों? क्योंकि हर कोई मैथमेटिक्स सीख सकता है, क्योंकि हर कोई मैथमेटिक्स सीख सकता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजीज कैन बी यूज टू मेक कनेक्शंस ऑफ मैथमेटिक्स विद रियल लाइफ एंड प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरिटी? इंटरडिसिप्लिनरिटी या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ना इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच कहलाता है या इंटीग्रेटेड अप्रोच कहलाता है, और इसको भरपूर यूज किया जाता है पूरे पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट्स में। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजीज कैन बी यूज टू मेक कनेक्शन, रियल लाइफ से कनेक्शन और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यानी आपस में सब्जेक्ट को जोड़ पाए। किसको कहोगे? ओरल टेस्ट और चेकलिस्ट से कितना मौका मिलेगा बच्चे को रियल लाइफ के बारे में पूछने का? तो यहाँ ओरल टेस्ट में कमी है, चेकलिस्ट में कमी है, हट गए दोनों ऑप्शन। फील्ड ट्रिप तो बिल्कुल सही है, सर्वे भी सही है, ये तीनों सही लग रहे हैं। ओरल टेस्ट और ड्रिल वर्कशीट मतलब बस प्रैक्टिस कराते रहो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चा एक्टिव है सी ऑप्शन में। बच्चा जहां एक्टिव है वो ऑप्शन आपको बहुत कुछ दे करके जा सकता है, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि जब बच्चा कम्युनिटी में जाएगा, समाज में जाएगा, तो सर्वे करेगा, तो उसको चीजें रियल लाइफ से कनेक्ट होगा, उसको पता चलेगी कि प्रॉब्लम्स क्या हैं बाहर की दुनिया में। फील्ड ट्रिप होता है, आप कहीं ले गए, म्यूजियम ले गए या कहीं भी ले गए ऐसी जगह पे, या मैथमेटिकल लेबोरेटरी दिखा दी आपने, जहां पे वो रियल लाइफ से कनेक्ट हो पाएगा, कैसे चीजें काम करती हैं बिल्डिंग्स में, कैसे एरिया निकाला जाता है। प्रोजेक्ट दे दिया कोई तो ग्रुप में काम करेगा, तीनों ही चीजें पॉजिटिव हैं, बच्चे मिलकर के एक्टिव होंगे तो आंसर हो गया। तो मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल्स हेल्प इन, मैथमेटिक्स के जो गेम हैं, खेल हैं और पजल्स हैं, वो किस चीज में मदद करते हैं, ये हमसे पूछा है। देखिए फटाफट से आंसर कीजिए, जल्दी बताइए। कॉन्फिडेंस कम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लेट्स लर्न से अगर पेपर 2 भी दे रहे हैं ना, तब भी पेपर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से किए हैं, हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी, और पेपर 1 में तो ईवीएस मैथ सब कुछ ही किया ऑलमोस्ट, तो पेपर रुकना तो नहीं चाहिए। गेम्स एंड पजल्स की अगर मैं बात करूं तो क्या करते हैं, ये कनेक्शन बनाते हैं एवरीडे थिंकिंग में और मैथमेटिक्स के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्राइमरी लेवल यूज ऑफ 10 ग्राम डॉट गेम्स पैटर्न्स एटसेट्रा हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू, यानी प्राइमरी लेवल पे डॉट वगैरह जो है, कब तक क्लास चलेगी, बस थोड़ी देर और, 34 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन और है। देखो एक बार, डॉट गेम्स, पैटर्न बनवाना, ये सब कैसे हेल्प करेंगे, बताइए फटाफट से आंसर। अंडरस्टैंड बेसिक ऑपरेशंस नहीं, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करेगा। जो शेप्स वगैरह की बात आ जाए तो स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग या मैपिंग पे चले जाया करो, ठीक है। ठीक, समझ पा रहे हो या नहीं, आगे बढ़ेंगे। एज पर दी रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम शुड, यानी एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम में क्या इंक्लूड होना चाहिए। सिंपल बात है, एवरीडे लाइफ, प्रोसीजर, रिगरस मैथमेटिक्स, एडवांस नहीं, बच्चे की डेली लाइफ से कनेक्ट कर दिया, एनसीएफ की बात सफल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर टीचर इंट्रोड्यूस्ड मल्टीप्लिकेशन इन हर क्लास एज रिपीटेड एडिशन एंड देन बाय ग्रुपिंग ऑफ सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन मल्टीपल टाइम्स। मतलब ऑब्जेक्ट से कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जा रही हैं टीचर, तो बहुत आसान सी बात है, जब ऑब्जेक्ट से कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर के जाया जाएगा तो सिंपल बात है, टीचर कॉन्क्रीट मटेरियल से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। वो चीजें जिनको वो जानता है, जिनको वो टच फील कर सकता है, उससे कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जा रही हैं। हम कह सकते हैं डिफरेंट लर्निंग स्टाइल तक तो बात ठीक है, जो मेन मुद्दा है, अगर बात करूं पढ़ाने की, तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना है। एनसीएफ भी कह रहा है मैथ्स में कि पहले वो चीजें जो वो जानता है, टच फील कर सकता है, तो सिंपल बात है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाएंगे यहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ चाइल्ड हु इज एबल टू परफॉर्म ऑल नंबर ऑपरेशन, सारे नंबर ऑपरेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब कर लेता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कर लेता है, पूरा बॉड मास को वो अप्लाई कर लेता है, एंड इज एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी एबल मतलब वो बता पा रहा है, मतलब उसको चीजें करनी आ रही है, उसको लॉजिक आ गया है, ये कह सकते हैं। तो पार्टीशन, क्वांटिफाइंग, एमरजेंट फेज, ऑपरेशनल फेज है भाई, ऑपरेट कर लेता है, वो खेल लेता है नंबर्स के साथ, लॉजिक के साथ, अब वो ऑपरेशंस कर सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस पॉसिबल हैं उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू असेस प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स लर्निंग इन मैथमेटिक्स, यानी प्राइमरी लेवल पे आकलन का, असेसमेंट से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है हर एक पेडागोजी के टॉपिक में। सबसे बेहतर तरीका बच्चों के आकलन का प्राइमरी लेवल पर, यानी 1st to 5th के लेवल पर, बताइए कौन सा होगा, आंसर कीजिए और लाइक शेयर भी करते रहिए, खुश होकर के, दुखी होके नहीं कि कल पेपर है, खुशी की बात है, कल टेंशन खत्म हो जाएगी, आगे की तैयारी करेंगे फिर। देखो, डिजाइनिंग टास्क टू डिफरेंशिएट बिटवीन रोट मेमोराइजेशन और नॉट पूछा है, देखो यहां पे ध्यान से पढ़ना, नॉट पूछा है, बिल्कुल सही बात है। तो ये उद्देश्य नहीं है कि मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग के बीच में अंतर कर पाना, ये तो आप सोचिए ना, आपको ऐसा तरीका नहीं अपनाना, बच्चे को क्या देख रहे हो, तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है। रीजनिंग को समझ पाओ, लेवल ऑफ रिस्पॉन्स देख पाओ, ये सारी बातें सही हैं,
ग्रुप टास्क भी सिखाना बहुत अच्छी बात होती है। इंडिविजुअल होता तो प्रॉब्लम होती। डी ऑप्शन में यदि इंडिविजुअलिस्टिक लिखा होता प्रीमैरिली तो गलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग मेजरमेंट टू प्राइमरी क्लास स्टूडेंट्स, यानी मेजरमेंट पढ़ाने के लिए कौन सी एक बात सही है प्राइमरी की बच्चे के लिए। जल्दी बताओ फटाफट से, आंसर करो बहुत तेजी से। स्क्रीन ब्लर है, दिख नहीं रही भाई, मैं भी देख ही रही हूं। इसको क्वालिटी ठीक करो, यहां से तो ठीक है, यहां से तो ठीक है। एक मिनट रुको। हाँ, ऑफिशियल आंसर चेंज नहीं होता भाई। आप कितनी भी 99% केस में तो ऐसा ही होता है, 1% केस में वो कभी कुछ क्वेश्चंस को कर देते हैं। देखो, नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स शुड बी फॉलोड बाय स्टैंडर्ड मेजर्स। भाई मेजरमेंट सिखाना है, कौन सी चीज बड़ी है, पतली है, छोटी है, मोटी है, ये सब के लिए पहले नॉन स्टैंडर्ड मेजर। नॉन स्टैंडर्ड मेजर क्या है? हैंडफुल ऑफ समथिंग, एक मुट्ठी भर के इतना। अब मुट्ठी भर में कितनी आएंगी ये वो बाद में सीखेगा। एक बाल्टी भर के, उस बाल्टी में कितने लीटर पानी है ये बाद में सिखाओगे। पहले उसको पता होना चाहिए कि एक बाल्टी बड़ी होती है एक मग्गे से, या इस मग में पानी कम होगा उसके। तो नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स है जिसमें वो प्रॉपर कितने मिलीलीटर है, कितने लीटर है, इसका नहीं, ओवरऑल बस एक आइडिया का उस पर ध्यान रहता है। तो नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स को पहले फॉलो कराओगे। क्यों? क्योंकि उसकी डेली लाइफ में, उसकी रियल लाइफ में यही है आसपास उसके नॉन स्टैंडर्ड। हर किसी बात में ये थोड़ी मम्मी ये कहती है बेटा 5 लीटर पानी ला दियो या 100 ml पानी ले आओ, ये नहीं कहती ना, ग्लास भर के पानी ले आओ ये कहती हैं। तो वो ग्लास भर पानी में कितना पानी आएगा इस पे बाद में जाओगे, पहले नॉन स्टैंडर्ड मेजर जो वो जानता है, जो कॉन्क्रीट मटेरियल है उसको सिखाओगे। तो सिर्फ इनमें से कोई एक नहीं, नॉन स्टैंडर्ड के बाद स्टैंडर्ड मेजर पे जाओगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज इन मैथमेटिक्स, यानी समस्या समाधान के तरीके हैं गणित में। बताइए, समस्या समाधान के तरीके हैं गणित में, आंसर कीजिए। ट्रायल एरर, ड्राइंग, मेमोराइजेशन। देखो ये दोनों बातें एक बार को हम मान भी लेते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं मानेंगे कि याद करना प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। रोट लर्निंग, ऐसे क्वेश्चन तो एलिमिनेट करके कर दोगे सॉल्व। रीजनिंग यूजिंग वेरिएबल, लुक फॉर अ पैटर्न, तीनों बातें पॉजिटिव हैं। मेमोराइजेशन अपने आप में ही गलत है, तुक्के लगाना तो किसी ने कहा ही नहीं आज तक हमें, तो सी ही ऑप्शन बचा। तर्क करोगे वेरिएबल्स का, भाई समझने के लिए मान लेते हो ना, एक्स मान लिया, वाई मान लिया, इन्हीं को तो वेरिएबल कहते हैं, और 1 2 3 4 जो है कॉन्स्टेंट है। ठीक, तो पैटर्न देखोगे कहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेम पैटर्न तो रिपीट नहीं हो रहा कहीं, तो सिंपल बात। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 31 पे 2-3 क्वेश्चन और हैं। अर्जुन, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th इज एबल टू आंसर ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू नंबर सिस्टम ओरली but commits mistakes while writing the solutions of problems based on number system. The best remedial teaching strategy to remove errors in his writing. मतलब बच्चा ओरली तो बता पा रहा है सब कुछ, इसका एक और ऑपोजिट क्वेश्चन आता है, अभी समझाऊंगी, पहले इसको कर लो। भाई जो बच्चा है, क्या नाम है इसका? अर्जुन, है ना, अपना अपना नाम रख लो यहाँ पे। तो ये कक्षा 4 का बच्चा है, नंबर सिस्टम से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको ये ओरली बता देता है। इससे पूछे कोई, अच्छा 10 में से 2 आएगा तो कितना आएगा, कितना बचेगा, कहेगा 8, लेकिन यही चीज अगर उसको सॉल्व करनी पड़ जाए तो दिक्कत होती है। तो इस चीज को सुधरवाने के लिए, ऐसी गलतियों को सुधरवाने के लिए आप क्या तरीका अपनाएंगे? आप डायग्नोस्टिक या इस तरीके का, जहां पे प्रॉब्लम बेसिकली रेमेडी देंगे, वहां जहां गैप फिलिंग एक्सरसाइज हो, कि उसको आती है, अगर थोड़ा सा हेल्प मिल जाए उसे तो सीख जाएगा। एक वर्कशीट प्रोवाइड कराएंगे जहां पे पार्शियली सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं, बस मिसिंग गैप्स को फुलफिल करना है, तो उसको एक हिंट मिल जाएगी बीच बीच में, क्योंकि पार्शियली सॉल्व्ड है, स्कैप फोल्डिंग मिल जाएगी बच्चे को, तभी तो रेमेडी मिलेगी। ठीक है, तो ये पहचानने वाली बातें हैं। रिलेट करोगे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से, अरे वो तो खुद ही कर पा रहा है, पहले ही बता देता है, वो आंसर तो उसे पता है, टॉपिक समझ में आ गया, लेकिन कॉपी पे करने में प्रॉब्लम है। मोर देन वन वे टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ नंबर सिस्टम्स, ये तो उसको आता ही ऑलरेडी, ओरली तभी तो बता पा रहा है, सिर्फ एक वे थोड़ी आता है। 10 प्रैक्टिस सेट दे दोगे, क्या होगा उससे? प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, कॉन्सेप्ट 0, तो बी ऑप्शन जरूरी है। एक गैप फिलिंग एक्सरसाइज दोगे आप, वैसे भी ये गैप फिलिंग एक्सरसाइज पॉजिटिव होती हैं अपने आप में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, कौन सी एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, प्रभावी तरीका नहीं है बच्चे के आकलन का प्राइमरी लेवल पे? देखो एक बार फटाफट से देखो, जल्दी देखो जल्दी। डिजाइनिंग टास्क टू डिफरेंशिएट बिटवीन रोट मेमोराइजेशन एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वो टास्क डिजाइन करना जिसमें आप रोट मेमोराइजेशन और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस कर सको, ये कोई प्रभावी तरीका नहीं है आकलन का। आकलन आप इसलिए करते हो कि उसको समझ में कितना आया है, ठीक है।
ये तो प्रभावी हैं भाई, उसके देखोगे आप रीजनिंग गलती कहाँ कर रहा है वो, अगर कर रहा है तो कैसी रीजनिंग लगाता है गलती में, एक से दूसरे लेवल पे जा पाता है नहीं, समझ पाओगे। ग्रुप टास्क भी सही होते हैं, इंडिविजुअल टास्क अगर होता तो ये सही हो जाता, क्योंकि ये गलत हो जाता फिर। तो गलत तो सिर्फ ए ऑप्शन है कि सिर्फ रोड लर्निंग और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को आप अलग कर पाओ, इसलिए टास्क। जब आपने सही तरीके से सिखाया तो रोड लर्निंग करेगा क्यों बच्चा? तो ए ऑप्शन गलत है यहां बाकियों के सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव मैथमेटिक्स पेडागोजी? एक अच्छे मैथमेटिक्स पेडागोजी का कौन सा एक गुण नहीं है? नॉट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, नॉट लिखा हुआ है, ये बता दीजिए। बताइए फटाफट से, मेल पे मेल आते रहते हैं हर टाइम। देखो, फॉलोइंग स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स, बिल्कुल यही बात तो हमारी हुई थी। स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं अपनाएंगे सर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल पैटर्न एवरीडे एक्सपीरियंस सब अच्छा है, शायद ही रिपीट हुआ है क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन है ये, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नंबर्स, नंबर संख्याओं के संदर्भ में अगर बात करें प्राइमरी क्लासेस की, तो चिल्ड्रन इन एज ग्रुप बिटवीन 8 to 9 ईयर्स, चौथी पांचवी का बच्चा होगा कहीं, आर एबल टू अकॉम्प्लिश विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स? कौन से सेट को, कौन से टॉपिक को कर पाएगा, ये पूछा है, बताइए। सीरिएशन, रिवर्सिबिलिटी या प्रोपोर्शनल रीजनिंग? आंसर कीजिए। देखो नंबर की बात हुई है, इसलिए कंजर्वेशन को हटा देंगे हम यहां से, समझ पा रहे हो या नहीं? तो आंसर हो जाएगा बताओ, सब मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं। सीरिएशन, क्लासिफिकेशन और प्रोपोर्शनल थिंकिंग। हाँ ठीक है, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, रिवर्सिबिलिटी ए के साथ ही चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्सिबिलिटी आ पाएगी, प्रोपोर्शनल रीजनिंग और ये सारी चीजें। सी होना चाहिए वैसे इसका, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी की यहां नीड नहीं थी। सी के साथ जाएंगे, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन और रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, सी के साथ जाएंगे। इसको फिर भी एक बार रीचेक कर लेना। आउट ऑफ 34 कितने ठीक हुए ये तो आप बता ही देंगे।